दोस्तों नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 9 अर्थशास्त्र यानी अर्थव्यवस्था के पाठ 1 पालमपुर गांव की कहानी से बहुविकल्पी प्रश्न बनाए गए हैं। इस पाठ से कम 2 सेशन आपके पास भेजेंगे, तभी आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। तो चलिए, इस पाठ से पहला सेशन बहुविकल्पी प्रश्नों का आपके पास जा रहा है। बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। कक्षा 9 अर्थशास्त्र पाठ 1 पालमपुर गांव की कहानी बहुविकल्पी प्रश्न। अब बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है ये देखते हैं। पालमपुर में मुख्य व्यवसाय क्या है? पालमपुर में मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती, परिवहन है, डेयरी उत्पादन है, लघु स्तरीय कार्य है। प्रश्न नंबर 1, पालमपुर में मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती है, लोग खेती करते हैं, या परिवहन है मुख्य व्यवसाय, या डेयरी उत्पादन है, या लघु स्तरीय कार्य है। लघु स्तरीय कार्य। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा पालमपुर में मुख्य व्यवसाय खेती है। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएं। पालमपुर गांव में कितने परिवार ऊंची जाति से संबंधित हैं? पालमपुर गांव में कितने परिवार ऊंची जाति से संबंधित हैं? 40 परिवार, या 60 परिवार, या 80 परिवार, या 100 परिवार। प्रश्न नंबर 2, पालमपुर गांव में कितने परिवार ऊंची जाति से संबंधित हैं? 40 परिवार हैं, 60 परिवार हैं, 80 परिवार हैं, या 100 परिवार हैं। प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा पालमपुर गांव में ऊंची जाति से संबंधित 80 परिवार हैं। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? श्रम है, या कच्चा माल है, या खनिज है, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? श्रम है, कच्चा माल है, खनिज है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 में प्राकृतिक संसाधन की बात हो रही है, तो प्राकृतिक संसाधन खनिज है, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, खनिज। चलिए भाई, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, वह व्यक्ति कौन है जो भूमि, श्रम और पूंजी को एक साथ रखता है? वह व्यक्ति कौन है जो भूमि, श्रम और पूंजी को एक साथ रखता है? साहूकार है, जमींदार है, प्रबंधक है, या उद्यमी है। प्रश्न नंबर 4, वह व्यक्ति कौन है जो भूमि को, श्रम को और पूंजी को एक साथ रखता है? साहूकार है, जमींदार है, प्रबंधक है, या उद्यमी है। तो वो व्यक्ति है जमींदार, यानी प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। वह व्यक्ति कौन है जो भूमि, श्रम और पूंजी को एक साथ रखता है? तो वह व्यक्ति जमींदार है। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5, पालमपुर गांव में कितने प्रतिशत लोग खेती में शामिल हैं?
पालमपुर गांव में कितने प्रतिशत लोग खेती में शामिल हैं? 75% लोग, 80% लोग, 85% लोग या 90% लोग। प्रश्न नंबर 5, पालमपुर गांव में कितने प्रतिशत लोग खेती में शामिल हैं? 75%, 80%, 85% या 90%। तो पालमपुर गांव में 75% लोग खेती में शामिल हैं। 75% लोग खेती में शामिल हैं। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, 75%। चलते हैं भाई अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 6 देख लें भाई। पालमपुर गांव में कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि गतिविधियों में लगे हुए हैं? पालमपुर गांव में कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि गतिविधियों में लगे हुए हैं? 20%, 25%, 30% या 90%। प्रश्न नंबर 6, पालमपुर गांव में कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि गतिविधियों में लगे हुए हैं? 20%, 25%, 30% या 35%। तो पालमपुर गांव में 20% लोग गैर कृषि गतिविधियों में लगे हुए हैं। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएं। ऑपरेशन बाढ़, ये फ्लड मैं अपनी तरफ से लिख दिया हूँ, तो मैं इशारा कर रहा हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे दिमाग में आ जाए। पाठ में, आपकी इस पाठ पुस्तक में केवल ऑपरेशन बाढ़ दिया गया है। ये फ्लड मैं अपनी तरफ से जोड़ के प्रश्न आपके पास भेज रहा हूँ ताकि आपको उत्तर का चयन करने में आसानी हो जाए। तो चलिए, ऑपरेशन बाढ़ किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से, अनाज उत्पादन से, बाढ़ नियंत्रण से या दूध उत्पादन से। पाठ पुस्तक के हिसाब से उत्तर देने का प्रयास करेंगे भाई। ऑपरेशन बाढ़ किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से, अनाज उत्पादन से, बाढ़ नियंत्रण से या दूध उत्पादन से। तो ऑपरेशन बाढ़ का संबंध है दूध उत्पादन से, पाठ पुस्तक के अनुसार। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं। भारत में ऑपरेशन बाढ़ कब शुरू किया गया था? भारत में ऑपरेशन बाढ़ कब शुरू किया गया था? 1970 में, 1980 में, 1990 में या 2000 में। चलिए भाई, एक प्रश्न देखते हैं, थोड़ा मिस्टेक लगती है। प्रश्न नंबर 6 देखें दोबारा। तो प्रश्न नंबर 6 दोबारा देखें। इसमें शायद हमने उत्तर गलत बताया है, उत्तर बताने में मिस्टेक हुई है। चलिए देखते हैं। प्रश्न है, पालमपुर गांव में कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि गतिविधियों में लगे हुए हैं? 20%, 25%, 30% या 35%। तो गैर कृषि गतिविधियों में कितने प्रतिशत लोग लगे हैं? शायद मैं 20% बता दिया था, पर ऑप्शन सही होगा 25%। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। पहले हमें लगता है मैं 20% बता दिया था, 20% गलत है। पालमपुर गांव में 25% लोग गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। तो भूल सुधार कर लें भाई, ये भूल से मिस्टेक बस 20 बता दिया हूँ, 20 गलत है, 25%। आप प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब आ जाइए आप जो चल रहा था। प्रश्न नंबर 8, भारत में ऑपरेशन बाढ़ कब शुरू किया गया था? 1970 में, 1980 में, 1990 में या 2000 में।
प्रश्न नंबर 8 भारत में ऑपरेशन बाढ़ कब शुरू किया गया था? 1970 में, 1980 में, 1990 में या 2000 में? तो भारत में ऑपरेशन बाढ़ शुरू किया गया था 1970 में। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएं। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय मौजूद हैं? पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय मौजूद हैं? चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें। 4 विद्यालय हैं या 5 विद्यालय हैं या 1 विद्यालय है या 2 विद्यालय है? पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय मौजूद हैं? तो पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय मौजूद हैं। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10, इनमें से किसने पालमपुर गांव में सिंचाई की प्रणाली को बदल दिया? प्रश्न नंबर 2, इनमें से किसने पालमपुर गांव में सिंचाई प्रणाली को बदल दिया? नलकूप ने, बारिश के पानी का संग्रहण ने, कुओं से, राहट है भाई, राहट द्वारा, ये राहट के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 10 का सही ऑप्शन होगा इनमें से किसने पालमपुर गांव में सिंचाई की प्रणाली को बदल दिया है? तो ये बदल दिया है नलकूप ने। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कौन सी पूंजी कहते हैं? कच्चा माल तथा नगद पैसों को कौन सी पूंजी कहते हैं? भौतिक पूंजी कहते हैं या स्थायी पूंजी कहते हैं या कार्यशील पूंजी कहते हैं या मानव पूंजी कहते हैं? कच्चा माल तथा नगद पैसों को कौन सी पूंजी कहते हैं? भौतिक पूंजी, अस्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी या मानव पूंजी? तो कच्चा माल तथा नगद पैसों को कहते हैं कार्यशील पूंजी। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक पूंजी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक पूंजी नहीं है? भवन नहीं है या मशीन नहीं है या कच्चा माल नहीं है या खनिज नहीं है? प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक पूंजी नहीं है? तो भवन नहीं है, मशीन नहीं है, कच्चा माल नहीं है या खनिज नहीं है? तो भौतिक पूंजी खनिज नहीं है, ये प्राकृतिक पूंजी है। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 पे यहाँ पे देखिए भाई, विकल्प नहीं है, हम यहाँ पे विकल्प लिखकर समझाएंगे। विकल्प ध्यान से सुनना। प्रश्न है, हाथ में धन होना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? हाथ में धन होना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? एक ऑप्शन कर लें, मानव पूंजी, मानव पूंजी, बी कर लें, बी क्या करेंगे? बी करेंगे निश्चित पूंजी,
निश्चित पूंजी, सी करेंगे, सी क्या करेंगे, कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी। डी ऑप्शन क्या करेंगे, डी अगर में करेंगे, डी ऑप्शन में भौतिक पूंजी, भौतिक पूंजी। यहाँ पे ऑप्शन में लिखने में मिस्टेक हुई है, अब चारों ऑप्शन लिख दिया हूँ। हाथ में धन होना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो ये ऑप्शन ए मानव पूंजी, ऑप्शन बी निश्चित पूंजी, ऑप्शन सी कार्यशील पूंजी, ऑप्शन डी भौतिक पूंजी। तो निम्नलिखित में से हाथ में धन होना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण है हाथ में धन होना। भाई जब आपके हाथ में धन होगा तभी आप समझिए कि आपकी कार्य हो सकते हैं, आपकी पूंजी, आपके कार्य संभावित हो सकते हैं आपकी पूंजी द्वारा। आपके जो कार्यशील पूंजी है वही समझ लीजिए आपके हाथ में धन है, तो आपका उत्तर होगा हाथ में धन होगा। हाथ में धन होना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो यहाँ ऑप्शन सी पे जाएंगे, कार्यशील पूंजी का उदाहरण है, कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। यहाँ हम फिर से इसका उत्तर स्पष्ट लिखते हैं, कार्यशील पूंजी, हाथ में धन होना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो यह कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी, ये आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर कार्यशील पूंजी। चलिए अब आप समझ गए होंगे, इसके ऑप्शन नहीं लिखे थे, चारों ऑप्शन लिख के समझाने का प्रयास किया, फिर सही उत्तर भी लिख के दे दिया आपको। अब आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 3, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, अनाज उत्पादन से, मछली उत्पादन से, दूध उत्पादन से, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 13, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, अनाज उत्पादन से, मछली उत्पादन से, दूध उत्पादन से, या इनमें से कोई नहीं। तो हरित क्रांति का संबंध है अनाज उत्पादन से। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14, पूंजी की व्यवस्था करने के लिए ज़्यादातर छोटे किसान किससे धन उधार लेते हैं। ये भाई किस नहीं है, किससे धन उधार लेते हैं, किससे धन उधार लेते हैं। प्रश्न नंबर 14, पूंजी की व्यवस्था करने के लिए ज़्यादातर छोटे किसान किससे धन उधार लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखें, बैंक से, सहकारी समितियों से, गांव में धन उधारदाताओं से, दोस्तों और रिश्तेदारों से। तो प्रश्न नंबर 7, पूंजी की व्यवस्था करने के लिए ज़्यादातर छोटे किसान किससे धन उधार लेते हैं, तो ये धन उधार लेते हैं गांव में धन उधारदाताओं से, गांव में धन उधारदाताओं से। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15,
एक किसान जो 1 हेक्टेयर भूमि के टुकड़े पर काम करता है उसे कैसा किसान कहते हैं? एक किसान जो 1 हेक्टेयर भूमि के टुकड़े पर काम करता है उसे कैसा किसान कहते हैं? मध्यम किसान, छोटा किसान, बड़ा किसान या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 15, एक किसान जो 1 हेक्टेयर भूमि के टुकड़े पर काम करता है उसे कैसा किसान कहते हैं? मध्यम किसान, छोटा किसान, बड़ा किसान या इनमें से कोई नहीं? तो उसे कहते हैं छोटा किसान। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। मवेशियों के भोजन के रूप में कौन सी खरीफ फसल का उपयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 16, मवेशियों के भोजन के रूप में कौन सी खरीफ फसल का उपयोग किया जाता है? गन्ना का, गेहूं का, ज्वार और बाजरा का, आलू का? तो प्रश्न नंबर 16, मवेशियों के भोजन के रूप में कौन सी खरीफ फसल का उपयोग किया जाता है? तो वो खरीफ फसल है ज्वार और बाजरा का। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं। सरकार द्वारा निर्धारित एक कृषक मजदूर, एक कृषक नहीं है भाई, कृषक है या कृषि मजदूर, एक सरकार द्वारा निर्धारित एक कृषि मजदूर के लिए न्यूनतम मजदूरी अप्रैल 2011 के अनुसार कितनी है? प्रश्न नंबर 17, सरकार द्वारा निर्धारित एक कृषि मजदूर के लिए न्यूनतम मजदूरी अप्रैल 2011 के अनुसार कितनी है भाई? तो चलिए प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन देखते हैं। 80%, 95%, 115% या 150%? प्रश्न नंबर 17, सरकार द्वारा निर्धारित एक कृषि मजदूर के लिए न्यूनतम मजदूरी अप्रैल 2011 के अनुसार कितनी है? तो यहाँ पे देखिए भाई, ये प्रतिशत ना लगाएं, ये यहाँ पे जो प्रतिशत लगा है ये प्रतिशत तो गलत हो जाएगा, प्रतिशत ना लगाएं। अब देखें, सरकार द्वारा निर्धारित एक कृषि मजदूर के लिए न्यूनतम मजदूरी अप्रैल 2011 के अनुसार कितनी है? 80 रुपये है। रुपये में देखें भाई, 80 रुपये, 95 रुपये, 115 रुपये या 150 रुपये? प्रश्न नंबर 10, तो सरकार द्वारा निर्धारित एक कृषि मजदूर के लिए न्यूनतम मजदूरी अप्रैल 2011 के अनुसार कितनी है? तो वो है 111, 115 रुपये, 115 रुपये। जो खेतों में काम करते हैं, जो कृषक मजदूर हैं, उनके लिए न्यूनतम मजदूरी सरकार द्वारा अप्रैल 2011 में जो निर्धारित की गई थी, वो निर्धारित की गई थी 115 रुपये मजदूरी। तो प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। यहाँ प्रतिशत पे ना जाएं, ये रुपया लिखा गया है, प्रतिशत गलत मिस्टेक हुआ है। प्रश्न को फिर देखें, सरकार द्वारा निर्धारित एक कृषि मजदूर के लिए न्यूनतम मजदूरी अप्रैल 2011 के अनुसार कितनी है? तो है 115 रुपये। चलिए प्रश्न नंबर 18 पे आए। करीम ने गांव में क्या खोला था भाई? बोला नहीं था, क्या खोला था? समझिए, करीम ने गांव में क्या खोला था?
करीम ने गांव में क्या खोला है? एक विद्यालय खोला है, या एक हॉस्पिटल खोला, या एक कंप्यूटर केंद्र खोला, या एक दुकान खोली। करीम ने गांव में क्या खोला था? क्या खोला था? विद्यालय, हॉस्पिटल, कंप्यूटर केंद्र या दुकान। तो करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोला था। एक कंप्यूटर केंद्र खोला था। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, वह कौन लोग हैं जो शहर के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और गांव में लाकर उन्हें बेच देते हैं? प्रश्न नंबर 19, वह कौन लोग हैं जो शहर के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और गांव में लाकर उन्हें बेच देते हैं? ये दुकानदार हैं, या किसान हैं, या साहूकार हैं, या बड़े किसान हैं? प्रश्न नंबर 19 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 19, वह कौन लोग हैं जो शहर के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और गांव में लाकर उन्हें बेच देते हैं? तो कौन है भाई? दुकानदार। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, मिस्री लाल के पास कौन सी मशीन है जिसके द्वारा वह आय अर्जित कर पाता है? प्रश्न नंबर 21, मिस्री लाल के पास कौन सी मशीन है जिसके द्वारा वह आय अर्जित कर पाता है? नलकूप है, थ्रेशर है, गन्ना पेरने की मशीन है, या कंप्यूटर है? चलिए भाई, प्रश्न नंबर 21 देखें। मिस्री लाल के पास कौन सी मशीन है जिसके द्वारा वो आय अर्जित करता है? नलकूप है, थ्रेशर है, गन्ना पेरने की मशीन है, या कंप्यूटर है? तो मिस्री लाल के पास एक गन्ना पेरने की मशीन है भाई। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22, किसको भारत की श्वेत क्रांति कहा जाता है? किसको भारत की श्वेत क्रांति कहा जाता है? ऑपरेशन बाढ़ को, कपास उत्पादन को, बहुविध फसल प्रणाली को, आधुनिक सिंचाई विधि को? प्रश्न नंबर 22, किसको भारत की श्वेत क्रांति कहा जाता है? ऑपरेशन बाढ़ को, कपास उत्पादन को, बहुविध फसल प्रणाली को, आधुनिक सिंचाई को? तो श्वेत क्रांति किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑपरेशन बाढ़ को। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए भाई, अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 23, पालमपुर गांव में कौन सी एक सामान्य गतिविधि है? पालमपुर गांव में कौन सी एक सामान्य गतिविधि है? लघु स्तरीय निर्माण है, या परिवहन है, या दुकान है, या डेयरी है? प्रश्न नंबर 23, पालमपुर गांव में कौन सी एक सामान्य गतिविधि है? लघु स्तरीय निर्माण है, परिवहन है, दुकान है, या डेयरी है? तो पालमपुर में एक सामान्य गतिविधि है कि सब डेयरी है, वहाँ पे दुग्ध उत्पादन ज़्यादा है। ये एक सामान्य गतिविधि डेयरी उद्योग है। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 23, प्रश्न नंबर 23 दूसरा भी है। प्रश्न नंबर 23 ये भी था, पर प्रश्न अलग है। प्रश्न नंबर 23 ये भी देखें। बरसात के मौसम में निम्नलिखित में से क्या उगाया जाता है? बरसात के मौसम में निम्नलिखित में से
क्या उगाया जाता है? तो बरसात के मौसम में निम्नलिखित में से भाई क्या उगाया जाता है? गेहूँ उगाया जाता है, या चावल, या सोयाबीन, या ज्वार और बाजरा? तो बरसात के मौसम में निम्नलिखित में से क्या उगाया जाता है? तो आप ज्वार बाजरा पे ना जाके चावल पर जाएंगे और प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन बी सही उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 24 पे आ जाएं। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? इनमें से कौन सी रबी की फसल है? गेहूं है, कपास है, चावल है, ज्वार और बाजरा है? तो रबी की फसल पूछ रहा, गेहूं, कपास, चावल, ज्वार और बाजरा, इसमें से रबी की फसल है गेहूं। रबी की फसल गेहूं है। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 पे आ जाएं। हरित क्रांति के जनक कौन हैं? हरित क्रांति के जनक कौन हैं? एम.एस. स्वामीनाथन हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, या लाल बहादुर शास्त्री हैं? तो प्रश्न नंबर 25, हरित क्रांति के जनक कौन हैं? एम.एस. स्वामीनाथन, श्रीमती इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। इस पाठ से 1 या 2 सेशन, कोशिश रहेगी इस पाठ से 2 ही सेशन जाएं। ये पहला सेशन आपके पास पहुंच रहा है। कोशिश करेंगे दूसरे सेशन में पूरे पाठ को कवर किया जाए। अगर दूसरे सेशन में नहीं हो पाएगा तब तीसरा सेशन जाएगा। सेशन छोटे छोटे ही जाने वाले हैं। तो चलिए भाई, इसी प्रश्न के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।